Assalamualaikum, respected future doctors. Today we are going to start with our topic electrophilic substitution reactions of benzene. ठीक है जी। तो सबसे पहले ना हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा सा ना इंट्रो देख लेते हैं कि देखो पहले मैं ना एक बनाता हूँ बेंजीन। ठीक है जी। अब ये देखो कि ये दो, सॉरी, और ये तीन पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है। और ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो रेजोनेट करते जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली अपनी जगह चेंज करते जा रहे हैं। और क्या बनता जा रहा है इसके थ्रू एक कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉनिक शीथ बन रही है। ठीक है जी। और ये जो कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉनिक शीथ है, ठीक है, इसकी वजह से जो बेंजीन है वो अपना सैचुरेटेड नेचर शो करता है। ठीक है, सैचुरेटेड नेचर किस वजह से शो करता है? इस शीट की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रुकते नहीं है। इस वजह से जो है बेसिकली बेंजीन अपना जो सैचुरेटेड नेचर है वो शो करता है। अब जो बेंजीन की सैचुरेटेड नेचर है वो किन रिएक्शंस को सपोर्ट करती है और किन रिएक्शंस को नहीं करती। अब मेरी बात सुनो, कोई फॉर एग्जांपल आता है जी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला। अब अगर तो वो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इनफ है, ठीक है, अगर तो वो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इनफ है, तब बेंजीन के ये जो पाई बॉन्ड्स हैं इनमें से एक पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वाला है वो रुकेगा रेजोनेंस से और जाकर इस पे अटैक कर देगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब ये इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग इनफ होगा। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या बनता है? जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है ना, रिजल्टिंग प्रोडक्ट, दैट इज कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया है। एक हाइड्रोजन, यहाँ पर बेंजीन का क्या लगा हुआ था? पहले एक अदद लगा हुआ था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, जो अल्काइंस थे, फॉर एग्जांपल सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एच। अब ये जो टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है, इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको आप किससे रिप्लेस करते थे? बाय अ मेटल। ठीक है, कोई भी मेटल हो गया। तो अब ये जो रिएक्शन था इसको हम क्या कहते थे? इसको क्या कहते थे हम? इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते थे, लेकिन ऑफ अल्काइंस। इसी वजह से जब हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो जो बेंजीन के रिएक्शंस होंगे ना उनको हम लोग अगर इन डिटेल बताना चाहें तो उसको हम एरोमेटिक का लफ्ज लाजमी इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब इसका जो नेट आउटकम है ना वो हम पहले लिख लेते हैं कि पहली बात ये है कि जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, एरोमेटिसिटी को कुछ नहीं होता। जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड जो स्ट्रक्चर बना है वो एरोमेटिसिटी उसमें कंजर्व्ड होगी, एरोमेटिक वो होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात ये है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ। अब इस बात का क्या मतलब है? इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन कितना? इतना इनफ हो कि जो बेंजीन रिंग है उसकी जो पाई इलेक्ट्रॉनिक शीथ है वो रुक जाए और उसका जो पाई बॉन्ड है वो फौरन से जाकर उस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दे। इतना कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो, इतना उस पर प्रॉपर किस्म का पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो कि जो बेंजीन है उसका पाई बॉन्ड जाकर उस पर अटैक कर दे। ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस किस्म के रिएक्शंस के लिए। ठीक है जी। तो चलें जी, अब हम लोग चलते हैं ना इसके जनरल रिएक्शन की तरफ कि इसका जनरल रिएक्शन कैसा होगा। ठीक है जी। तो जनरल रिएक्शन, अब देखो सबसे जो पहला स्टेप होगा ना आपका, ये बात आपने याद रखनी है, वो हमेशा ये होगा कि जो आपका साइड रिएक्टेंट है ना, साइड रिएक्टेंट, ठीक है। अब साइड रिएक्टेंट क्या होता है? दैट इज बेसिकली न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का
कम्बिनेशन, ये होता है एक अदद साइड रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये साइड रिएक्टेंट रिएक्ट किससे करेगा जी? ये रिएक्ट करेगा विद द कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट के साथ ये करेगा रिएक्ट, और जब ये कैटलिस्ट के साथ करता है ना रिएक्शन, ठीक है, तो आपको मिलता है एक अदद इलेक्ट्रोफाइल। कैटलिस्ट क्या करता है कि जो कैटलिस्ट है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना के एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, कैटलिस्ट का न्यूक्लियोफाइल के साथ बनता है कॉम्प्लेक्स, और जो हमारा डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो हो जाता है सेपरेट। ठीक हो गया। चलो, अब क्या होता है, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ना, नेक्स्ट स्टेप, उस स्टेप में ये होता है कि अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि एक बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो इम्प्रेस हो जाता है उस इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है जी, तो अब ये जो है वो बेंजीन का पाई बॉन्ड है। ठीक है, और ये आ गया जी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल पे ये वाला पाई बॉन्ड जाके करेगा अटैक। ठीक है, और जो आपको रिजल्टिंग स्पीशी मिलेगी ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, और वो क्या है ये देखो, ये लगाते हैं हम एक अदद ब्रैकेट। ठीक है, अब हम बनाते हैं जी बेंजीन एक, और इसको ना बेसिकली हम ऐसे करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठहरो, अच्छा, अब ये पहले तो हम पाई बॉन्ड बना लेना, फिर कॉपी करेंगे। ये पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड अब हो गया जी ख़त्म, ये वाला पाई बॉन्ड क्या हो गया, ख़त्म। ठीक है जी, अब ये देखो कि इस वाले कार्बन पे आ जाएगा क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गया ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसके पास से। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो साथ वाला कार्बन है, ठीक है, वो ये करता है कि जो उसका एक बॉन्ड था, सॉरी, वो सेटिस्फाई हो जाएगा जो पहले हाइड्रोजन लगा हुआ था, और साथ एक इलेक्ट्रोफाइल से। अब हुआ क्या है, ये जो पाई बॉन्ड था ना, पाई बॉन्ड, उसके ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल के पास चले गए। अब उस इलेक्ट्रोफाइल ने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया है, जिस वजह से इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों लगे हैं, जबकि जो नीचे वाला कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, अब ये देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये बेंजीन बन गया और ये बेंजीन बन गया। ठीक है, अब ये देखो कि ये जी एक, पहले हम लोग ना ये क्लियर कर लेते हैं। अब होगा ये कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस जगह पर। ठीक है, और जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो एक पाई बॉन्ड ये है, दूसरा पाई बॉन्ड अभी बना है, और इसके ऊपर क्या आ गया जी, बेसिकली एक अदद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा इधर। ठीक है, जब ये शिफ्ट करेगा इधर, तो अब ये होगा कि एक पाई बॉन्ड जो है वो ये है, एक पाई बॉन्ड जो है वो ये है, और पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर। ठीक है, इसको ना हम इससे बनाते हैं ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और ये बेसिकली इसके क्या बनाए हमने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये और ये, अब ये जो एरिनियम आयन है, बेसिकली ये जो पॉजिटिवली चार्ज ये वाली आयन बना है ना, जो इंटरमीडिएट बना है, इसके क्या क्या नाम है? इसका नाम आप ये कह सकते हो कि एरिनियम आयन, इसको आप कह सकते हो फिनोनियम आयन, फिनोनियम आयन, इसको आप कह सकते हो साइक्लो हेक्सा डाइइनाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ये कैसे कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जी, हेक्सा मतलब 6 कार्बन है जी, डाई इनाइल मतलब 2 डबल बॉन्ड्स हैं जी इस इंटरमीडिएट में, और कार्बोकेटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो डी कोड हो गया नाम, तो ये बेसिकली आपको नाम आने चाहिए तीनों। ठीक है, अब हम चलते हैं जी इस तरफ। अब ये जो हम लोगों ने बनाया ना बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज वर फ्रॉम सिंथ टेक्स्ट बुक, और इसको हम लोग कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ना, दिस इज नोन एज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स।
और इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में ये जो एरोमेटिसिटी है वो लॉस्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, जिस कार्बन पे है ना, उस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रही है, कौन सी, sp3। इस वजह से जो है ये एरोमेटिसिटी जो है वो यहाँ पर लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस जनरल रिएक्शन का? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो जो हम लोगों ने ये कैटलिस्ट न्यूक्लियोफाइल को हम लोगों ने बनाया था, ये जो इसका हमने कम्बिनेशन बनाया था, अब ये आएगा। ठीक है, अपने एक्शन में अब होगा ये कि देखो यहाँ पर ना हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये बन गया जी एक अदद बेंजीन, ये उसी तरह ये है, और यहाँ पे जो है वो एक अदद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल का पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे है जी पॉजिटिव चार्ज। अब होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है, आपको पता है ना, ये हमने रिएक्शन क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस कराने वाला इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना है ना। तो इसको एक्सट्रैक्ट कौन करेगा? इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये जो कैटलिस्ट न्यूक्लियोफाइल का हम लोगों ने कम्बिनेशन बनाया था। अब ये कैटलिस्ट और न्यूक्लियोफाइल जो है वो आया। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये कैटलिस्ट है। ये इसका जो है वो एक अदद कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। अच्छा, अब होगा ये कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसने जाकर इस हाइड्रोजन पे अटैक करना है। ठीक है, इसने जाकर इस हाइड्रोजन पे अटैक करना है और हाइड्रोजन लेके ये निकल जाएगा। अब ये देखो कि न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में मिलके निकल गए, कैटलिस्ट क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये बात बड़ी गौर से सुननी है। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को लेके निकलेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड ना, ये वाला बॉन्ड, ये जो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पाई बॉन्ड की जगह जो लॉस्ट हुआ था। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पाई बॉन्ड की जगह जो लॉस्ट हुआ था। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन भी दे के जाएगा और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड को रीजनरेट करने में यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो कि साथ आपको क्या मिल रहा है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जी। ठीक है, और अगेन आपको जो है वो उसके ये सारे बॉन्ड्स मिल गए और साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कैटलिस्ट भी रीजनरेट हो गया, प्रोटॉन भी निकाल दिया आपने, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूट हो गया था हाइड्रोजन के साथ, वो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल गया। ठीक है, एरोमेटिसिटी भी कंजर्व कर ली और हम लोगों ने पूरा रिएक्शन भी कैरी आउट करवा लिया। अब हम चलेंगे स्पेसिफिक रिएक्शंस की तरफ बारी बारी। सबसे पहला जो रिएक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली द हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका हम लोग ना पहले एक अदद जनरल रिएक्शन लिखेंगे, सही है। चलें जी, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में आप ये इस तरह एक बेंजीन बनाओ जी। ठीक है, बेंजीन बन गया। अब इसमें उसी तरह कैक्यूल का स्ट्रक्चर बना लिया और साथ जो है ना जो साइड रिएक्टेंट है वो है हेलोजन गैस। ठीक है, अब जो कैटलिस्ट बेसिकली यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट दैट इज़ FeX3। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो X है ना, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप FeX3 में X कौन सा यूज़ करोगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं जी। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट में आपको एक हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया जी एक अदद हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्लस। अब साइड जो कैटलिस्ट है वो तो रीजनरेट हो जाता है, तो कैटलिस्ट तो दोबारा नहीं लिखेंगे। जो बेंजीन का जो हाइड्रोजन था, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, उसने इस X2 में से एक X को अपने साथ मिलाकर निकाल लिया। ठीक है, जो हम लोगों ने बोला था न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रोजन के साथ पेयर बनेगा, तो दैट विल बी HX। ठीक है, हेलोजन एसिड साथ बनेगा। तो ये इसका जो है वो एक जनरल रिएक्शन था। अब इसके हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं अगर, तो उसमें क्या होगा, देखो ये जो जनरल चीज़ें हैं ना, ये हम बना के रखेंगे ताकि हमें बार बार जो है ये चीज़ें नोट डाउन ना करनी पड़े। ठीक है, पहले स्टेप में एज यूजुअल ये होगा कि ये जो साइड रिएक्टेंट ना वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब ये X2 है ना, इसको हम प्रॉपर डिटेल में करते हैं। ये FeX3 है प्लस ये XX। ठीक है, अब इसने जो है ना करना है रिएक्शन। अब ये देखो कि ये वाला जो बॉन्ड है ना ये होगा ब्रेक। ठीक है, ये वाला बॉन्ड हेड्रोलिटिकली क्लीव होगा। अब ये जो X है ये जाएगा इस
Fe(x3) के पास और ये Fe(x4) नेगेटिव बनाएगा और ये वाला पॉजिटिव बना देगा। क्यों ये नेगेटिव क्यों बनाएगा? क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला x जो है ये लेके जाएगा अपने साथ, ठीक है, और इसका x पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। तो अब ये देखो कि Fe(x4) नेगेटिव है प्लस x पॉजिटिव है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? मतलब x पॉजिटिव, ठीक है जी। अब ये उसी तरह यहाँ पर देखो एनोटेट करते हैं कि ये पाई बॉन्ड जाके रिएक्ट किया इसने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, और ये बेसिकली एक अदद सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। अब इसमें हम लोग बना लेते हैं जी x, यहाँ पे x और यहाँ पे x। अब होगा क्या? अब तीसरे स्टेप में ये होगा कि जो आपने Fe(x4) नेगेटिव बनाया था ना, Fe(x4) नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज ये जाके एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इस H पे अटैक कर देगा। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने कैटलिस्ट रीजनरेट करना है, तो पहले स्टेप में पहले आप निकाल दो Fe(x3) निकाल दो जी इसमें से, कैटलिस्ट तो निकालो ना इसमें से, और साथ HX निकालो क्योंकि हाइड्रोजन वो जो Fe(x4) का एक X था उसको लेके निकल जाएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन पेयर, ठीक है, और साथ यहाँ पर जो बनेगा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर दैट इज अ हेलोबेंजीन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसका मैकेनिज्म स्टडी कर लिया, ठीक है। ये जो कैटलिस्ट है इसको हम लोग कहते हैं टेट्रा हेलोफिरेट, ठीक है, सॉरी ये जो इंटरमीडिएट बना है ना कैटलिस्ट का, ये जो Fe(x4) नेगेटिव बना है इसको हम कहते हैं टेट्रा हेलोफिरेट आइन, ठीक है, टेट्रा हेलोफिरेट आइन, ठीक है। और ये क्या है? फेरिक हैलाइड। अब जिस तरह FeCl3 होता तो फेरिक क्लोराइड होता, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। एक तो बात ये है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पर है X प्लस, जिसको हम कहते हैं या हेलोनियम आइन भी कह सकते हैं या हेलोजीनियम आइन भी कह सकते हैं, ठीक है, हेलोनियम आइन या हेलोजीनियम आइन ये दोनों इसी के नाम है। सेकंड बात ये है कि कैटलिस्ट यहाँ पर क्या है, तो कैटलिस्ट हेयर इज Fe(x3), ठीक है, फेरिक हैलाइड, तो कैटलिस्ट भी हो गया। नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप आयोडीनेशन करवाओ बेंजीन की इस तरह, यानी X2 की जगह I2 यूज़ करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हम लोगों ने बना दिया जी एक अदद बेंजीन, ठीक है, तो ये यहाँ पर लगा आयोडीन, साथ आपको पता है कि जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड, पता है ना, क्योंकि जो यहाँ पर हैलोजन और दूसरा साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना वो बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। वो ये करेगा कि ये जो बेंजीन है ना, ये जो आयोडो बेंजीन है, इसको ये कन्वर्ट कर देगा इनटू C6H6, इससे हैलोजन छीन लेगा और इसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, ठीक है, इसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जो आयोडीनेशन है बेंजीन की दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिजल्टिंग साइड प्रोडक्ट और द बाई प्रोडक्ट will react with that iodobenzene and it will cause the reduction being a strong reducing agent and this will lead to the formation of benzene again, और इससे ये होगा कि जो रिएक्शन है वो हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसी तरह जो फ्लोरिनेशन की बात है वो हर जगह सेम है कि फ्लोरिनेशन तो इट इज़ टू वाइग्रस टू कंट्रोल, ठीक है, तो फ्लोरिनेशन को तो कंट्रोल करना भी इतना पॉसिबल नहीं है। और ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन जो है, सॉरी ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन जो है वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं लैब में। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा हैलोजेंस का वो ऑब्वियसली F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 और ग्रेटर देन I2, ठीक है। अच्छा, अब आप गेस करें कि इसमें से जो स्लो स्टेप होगा या फिर रेट लिमिटिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा? ये होगा या ये होगा या ये होगा? तो ऑब्वियस बात है सेकंड स्टेप जो है वो रेट लिमिटिंग होगा। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू एन अनस्टेबल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, नॉन प्लानर कंपाउंड, और इसके लिए आपको प्रॉपर एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस वजह से ये वाला जो स्टेप है दिस इज़ द स्लोअर स्टेप। अब जो ये जो लास्ट स्टेप है ये वाला, ये कौन सा स्टेप होगा? इट इज़ द फास्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी जो बेंजीन रिंग की है वो रिस्टोर हो रही है, ठीक है। तो ये बातें जो हैं वो बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक में लिखी हुई। इसी के साथ आप एक और रिएक्शन देख लें, दैट इज़ कि अल्काइल बेंजीन्स को जब आप
क्लोरीनेट या ब्रोमिनेट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल ये एक अदद बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब आपने जो है ना ये 5 बॉन्ड्स बना दिए, और ये जो है ना बेसिकली एक अदद है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। आप एक दफ़ा इसको Cl2 से ट्रीट करवाओगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको मिलेगा एक अदद CH2Cl, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था नोमेनक्लेचर में कि जो CH2 विद दिस बेंजीन, इसको हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, और साथ क्लोरीन लगा तो बेंजाइल क्लोराइड। अब जब आप इसको दोबारा से ट्रीट करवाओगे CH2Cl को, ठीक है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, यहीं पर आप इसको चेंजिंग कर लो। फॉर एग्जांपल इस CH2Cl को दोबारा से आप Cl2 के साथ ट्रीट करवाओगे तो आपको मिलेगा CH, ठीक है, विथ 2Cl, ठीक है, यहाँ पे Cl2। अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बेंजल क्लोराइड। मैंने आपको बोला था कि जब ये बेंजीन के साथ ये CH लगा और 2 वैलेंसीज खाली हो तो फिर हम इसको कहते हैं बेंजल ग्रुप, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। फॉर एग्जांपल अब आप बेंजल क्लोराइड को अगेन ट्रीट करवाते हो विद क्लोरीन, ठीक है, बेंजल क्लोराइड को अगेन ट्रीट करवाते हो विद क्लोरीन, तब क्या होगा, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन और ये Cl2 है। तो अब यहाँ पर अगेन यही होगा कि एक और क्लोरीन आके लग जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा जी, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब ये जो रिएक्शंस हम लोगों ने देखे, जो अभी हमने देखे 3 रिएक्शंस करवाए, ये जो रिएक्शंस हैं दे प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। जिस तरह आप अल्केन्स की हेलोजिनेशन करवाते थे ना, तो उसी तरह का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पर कैरी आउट हो रहा है, ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आ गए होंगे। अच्छा एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो अभी हमने इंटरमीडिएट के 3 नाम पढ़े थे, इसमें एक और नाम भी ऐड कर लें, दैट इज़ बेंजीनोनियम आइन, ठीक है। कुछ बुक्स इसको बेंजीनोनियम आइन भी कहती हैं, तो ये नाम भी आपको आता हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन का एक हम जनरल रिएक्शन पहले लिखते हैं, ठीक है जी। और उसमें ये होता है कि ये बेंजीन रिंग है जी, प्लस HNO3 आप ऐड करते हो एज अ साइड रिएक्टेंट, ये याद रखें साइड रिएक्टेंट यहाँ पे HNO3 है, और साथ आप H2SO4 यूज़ करते हो एज कैटलिस्ट, ठीक है। और 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर होता है, 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर होता है। और आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है, ऑब्वियस बात है नाइट्रेशन करवा रहे हो ना, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप करवा रहे हो, तो ये रहा जी नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन के साथ साथ आपको और क्या मिल रहा है जी, और आपको साथ H2O एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है जी। अब देखो अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके मैकेनिज्म में भी ये होता है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने जनरेट करना है एक अदद इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कैसे जनरेट होगा नाइट्रेशन के केस में, नाइट्रेशन के केस में होता ये है कि सबसे पहले ये जो HNO3 है जो कि साइड रिएक्टेंट है, HNO3, ठीक है। अब इसको आप ना एक और तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे कि NO2 ग्रुप बॉन्डेड टू OH ग्रुप। अब भी ये HNO3 है ना, तो इसमें हमने OH अलग करके NO2 थोड़ा सा अलग करके लिख लिया, ठीक है। फॉर्मूला तो वही है ना। इसको आपने रिएक्ट करवाना है विद कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाना है SO3H। अब ये H2SO4 था, इसको हमने ऐसे लिखा, और HNO3 को हमने ऐसे लिखा, ठीक है। इसकी वजह है, तभी हमें ये रिएक्शन बेसिकली समझ आएगा। और ये हम लोगों ने लगाई जी एक अदर डबल एरो। अब देखो कि होता ये है यहाँ पर कि जो ये है ना OH, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड करता है ब्रेक, ठीक है, ये वाला बॉन्ड करता है ब्रेक। अब ये H और OH कंबाइन करके क्या बना देते हैं, H और OH कंबाइन करके वाटर बना देते हैं, ठीक है जी। और सॉरी यहाँ पर ना एक चीज़ सही कर लें, H2SO4 था ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, SO4H करके अलहदा और यहाँ पे हाइड्रोजन अलहदा, तो यहाँ पे NO2 प्लस बनेगा सबसे पहले, NO2 प्लस जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, NO2 प्लस को, NO2 प्लस को हम कहते हैं नाइट्रोनियम आइन, ठीक है, नाइट्रोनियम आइन। अच्छा अब इसके साथ वाटर बन गया H और OH के कम्बिनेशन से, और प्लस HSO4 नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये होगा कि NO2 प्लस के ऊपर रिएक्शन होगा, ऑब्वियस बात है, सब कुछ वही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो है वो NO2 आएगा, ठीक है, NO2
NO2 और NO2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जो रीजनरेट करवाने वाला होगा वो होगा HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, उसका नेगेटिव चार्ज जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और H2SO4 हो जाएगा रीजेनरेट, H2SO4 हो जाएगा रीजेनरेट, और साथ आपको मिल जाएगा एक अदद नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, साथ आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब ये टोटल रिएक्शन का मैकेनिज्म था, ठीक है, मैकेनिज्म। चलो जी, अब हम चलते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, और जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो HNO3 रेशो H2SO4, जितना HNO3 और ले रहे हो उतना ही आपने लेना है H2SO4 यानी कैटलिस्ट। तो 1:1 में आप लेते हो, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, ठीक है। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इस रिएक्शन के लिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नाइट्रोनियम आयन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, एक बात इधर नोट करने वाली है वो ये है कि जो नाइट्रेशन रिएक्शन में पहला स्टेप हुआ था HNO3 प्लस H2SO4 वाला, ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सा है, एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि जो KP के टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग जो नाइट्रेशन का टेम्परेचर है दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम स्टडी करने लगे हैं नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है, एंड दैट इज सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में सबसे पहली बात यह है कि जो साइड रिएक्टेंट है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और कैटलिस्ट भी यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ही है, ठीक है, कैटलिस्ट भी यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ही है। अब टेम्परेचर्स में थोड़ी सी वेरिएशन है, ठीक है जी। टेम्परेचर में वेरिएशन ये है कि अकॉर्डिंग टू FTB अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर यूज़ करो तो वो 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यही अगर आप टेम्परेचर KPK में देखो तो दैट इज़ 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो आपने नोट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जनरल हीट लिख देता हूँ, चाहे आप 70-80 यूज़ करो या फिर आप 120 यूज़ कर लो, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन MCQ, तो उसमें एक किस्म का ही ऑप्शन होगा, सही है। अच्छा, तो ये यूज़ होगा, ठीक है। अब इसमें भी दो केसेस आ जाते हैं। एक केस ये है कि आप डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाओ, और दूसरा केस ये है कि अगर आप फ्यूम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करो, यानी हीटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर फ्यूम्स किस चीज़ के होंगे, बेसिकली फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है SO3 के साथ ट्रीट करो डायरेक्ट, ठीक है। तो इस केस में आपको हीट कम देनी पड़ेगी, इस केस में आपको जो है वो तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस पर भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है जी। तो ये टेम्परेचर जो 25 वाला है ये सब बुक्स में सेम है। चलो, तो अब हम लोग इसको बेसिकली H2SO4 के हिसाब से डील करके चलते हैं और हीट लिख देते हैं। अब देखो जी, मैकेनिज्म का पहला स्टेप इसमें क्या होगा। मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना है ना, तो होता ये है कि एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, और आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है, ये है जी बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन, और SO3 मिल जाता है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे जो सल्फर एटम है ना दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि 3 ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ वो, और साथ H3O पॉजिटिव निकल जाता है इससे, H3O पॉजिटिव, और साथ HSO4 नेगेटिव निकलता है, ठीक है, HSO4 नेगेटिव। याद करें जो पिछला रिएक्शन था नाइट्रेशन वाला उसमें भी HSO4 नेगेटिव ही था, जो कि एंड पे रीजनरेट करता है, ठीक है, जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो वो भी बन गया जी। H3O का अब रोल बीच में नहीं आने लगा, अब बीच में SO3 का रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका रोल है दैट इज SO3, ठीक है। SO3 के जो सल्फर एटम है ना इसके ऊपर ये पाई बॉन्ड करेगा अटैक, और ये जो यहाँ पर लगा हुआ है इसकी जगह हम लिखेंगे SO3 नेगेटिव, ठीक है, SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, ठीक हो गया। अब यहाँ पर SO3 नेगेटिव बन गया,
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो है ना HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ये बेसिकली जाके इस प्रोटॉन को कर लेगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, SO3 नेगेटिव। अब जैसे ही ये प्रोटॉन को करेगा एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर बन जाएगा H2SO4 जो कि हमारा डीजनरेट हो गया, और साथ ये जो बेंजीन है ये बेसिकली SO3 नेगेटिव वाला बेंजीन बनेगा। अब इस रिएक्शन में ये था कि ये रिएक्शन अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी सब रिएक्शंस इस स्टेप पे कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन था ना ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या, किस चीज़ की कमी है, यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बना था ना दैट वाज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H होता है, ठीक है, और यहाँ पर अभी तक SO3 नेगेटिव लगा हुआ है। तो SO3 नेगेटिव को SO3H बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जौन सा हमारे पास ये बचा हुआ है अभी तक, जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, H3O पॉजिटिव, इसका एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा SO3 नेगेटिव, ठीक है। और जब ये ये SO3 नेगेटिव जब H3O पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है, इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक अदद बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस जो पीछे बच गया वो H2O, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म था रिएक्शन का, इसमें थोड़ा सा चेंज आया जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात कि यहाँ पर जो साइड रिएक्टेड है वही यहाँ पर जो है बेसिकली कैटलिस्ट भी है, जो कि है H2SO4, ठीक है। अब जो SO3 है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये वो इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं। अभी तक जो हम इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ रहे थे ना उसके ऊपर हम पढ़ रहे थे कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन SO3 का जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक ट्राइगोनल प्लेनर सा स्ट्रक्चर है, ये देखो जी, ये, और इसके ऊपर ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये क्यों इंड्यूस होता है कि 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से इसके ऊपर इंड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और सल्फर को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देते हैं। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट बात इसमें क्या आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ H2SO4 ही यूज़ करते हो ट्रेडिशनल वे में, तो फिर आपको कौन सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, 80 या फिर 120 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो यानी SO3 के फ्यूम्स देते हो ऑलरेडी, तो डायरेक्ट कैटलिस्ट बनना पड़ा होगा। अब आपको जो है वो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बनना पड़ा होगा। अब आपको ज़्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी, अब आपको 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये रिएक्शन रिवर्स भी चल सकता है, ठीक है। जो हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़े थे उसमें ये था कि जब आप ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हाइड्रेशन करवाते हो, इसको वाटर से ट्रीट करवाते हो और थोड़ी सी हीट देते हो, तो ये रिएक्शन रिवर्स भी चलता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इस रिएक्शन को अगर आप रिवर्स चलाओगे थोड़ी सी हीट देकर, तो ये जो है बेसिकली बेंजीन की फॉर्मेशन भी करवाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है जी फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स, अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। अच्छा अब इसमें क्या होता है, जो इसमें साइड रिएक्टेंट आप यूज़ करने लगे हो ना वो है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। इसमें ये होता है कि साइड रिएक्टेंट ब्रेक करके ना ये अल्काइल कार्बोकेटाइन दे देता है, ठीक है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, और ये जो है ना बेसिकली अल्काइल ग्रुप, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे जाकर यहाँ पर लग जाता है और ये अल्काइल बेंजीन मिलता है, ठीक है, अल्काइल बेंजीन मिल जाता है, ठीक है। तो अब इसको हम दो तरीकों से अल्काइल बेंजीन बना सकते हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था जब बेंजीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, तो एक तो वो रिएक्शन हमने पढ़ा था, और एक ये रिएक्शन है दूसरा, और वो है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन का। अब यहाँ पे जो हम लोग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो है AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे R के साथ भी हम लोग Cl ही आमतौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे ना मैकेनिज्म कैसे होता है कि जो AlCl3 है ना, अब आपने देखा था FeX3, जिस तरह FeX3 के साथ हम लोगों ने ट्रीट कराया था X2 को, इसी तरह यहाँ पर AlCl3 को Rx के साथ ट्रीट करवाओगे, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, ठीक है, और आपको ना ये कार्बोकेटाइन हो जाएगा अलहदा, और प्लस यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव। अब ये Rx की जगह हम लोग अगर RCl लगाएं तो ये ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा, ठीक है, RCl लगाएं तो ये ज़्यादा प्रिसाइज बनेगा। अच्छा
अब ये देखो कि यहाँ पर आर प्लस के ऊपर यानी कार्बोकेटाइन के ऊपर रिएक्शन हुआ, उसने अटैक किया, आर यहाँ पर आ गया जी। ठीक है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है आपका। ठीक है, अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स को ऐसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते क्यों हैं? क्योंकि जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ना, जो उसका नेक्स्ट रिएक्शन होता है उसमें वो बेसिकली जो ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो बॉन्ड बन रहा है विद द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते इसलिए हैं कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ना ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड, इसलिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स का है। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि देखो, अब जो है ना रीजनरेशन होनी है, यहाँ पे जो है वो आर लगा हुआ है और इस प्रोटॉन को करना है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो AlCl4 नेगेटिव जो है ना, AlCl4 नेगेटिव, ये जाके करेगा अटैक और यहाँ पे जो है वो बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा भाई? यहाँ पर चेंज करो इसको, यहाँ पर आपको मिल गया जी AlCl3 वापस, प्लस इसके साथ साथ आपको क्या मिला? जो AlCl4 का एक Cl था वो इस हाइड्रोजन को लेके HCl बना गया। ठीक है, हेलोजन एसिड, और उसके साथ जो है वो आपको ये वाला अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल गया। ठीक है जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर और ये साथ बेंजीन। ठीक है, तो ये अल्काइल बेंजीन बन गया। तो ये बेसिकली ओवरऑल हमारा रिएक्शन था फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन का। ठीक है, अभी हम इन रिएक्शंस की ना समरी भी करेंगे, तब जाके हमें जो है वो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। अब जो कैटलिस्ट था ना, यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस जो होते हैं ना, उनमें जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का रोल हमेशा AlCl3 प्ले करता है। ठीक है, AlCl3 प्ले करता है। सही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में कौन सा होता है? वो होता है R प्लस यानी कार्बोकेटाइन, जो कि है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात इसमें क्या आती है? अगर ऑलरेडी एक मेटा डायरेक्टर प्रेजेंट हो ग्रुप में, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगा होता है जी नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की आपने करानी थी फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं था, ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं होना था। ठीक है, तो दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन केस अ मेटा डायरेक्टर इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है जी, अभी हम इसका आगे प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स का, तब हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा, जो AlCl3 है ये लिविस एसिड भी है, ये भी बात आपको पता ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ना, ये जो आपको मिला है ना प्रोडक्ट अल्काइल बेंजीन, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड एक्टिवेटेड, तो इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये बार बार इससे रिएक्ट कर करके पोली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाएगा। ठीक है, और आर लगेगा और आर 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 आर, और ये एक पोली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट आपको फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन से नहीं मिल सकता। एक तो बात आपको ये पता चल गई। दूसरी बात ये है कि जो कार्बोकेटाइन है ना, जो आपको कार्बोकेटाइन मिलता है उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ना अगर चाहिए जी एक बेंजीन है जी, ये मैं आपको बेंजीन बना के देता हूँ, ये बेंजीन है और यहाँ पे एन प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH2 एंड CH3, ये क्या है? एन प्रोपाइल बेंजीन। अब एन प्रोपाइल बेंजीन की जो फॉर्मेशन है ना वो पॉसिबल ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। क्यों? क्योंकि जिस स्टेज पर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये जी कार्बोकेटाइन बना हुआ था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, और ये कार्बोकेटाइन बना हुआ है, सॉरी इस स्टेज पर नहीं बताना था, ये दूसरे स्टेज पर, लाइक जब कार्बोकेटाइन बनता है ना, जब R प्लस जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये तब की बात है। तो अब देखो R प्लस जनरेट हुआ है, तो फॉर एग्जांपल CH3, ठीक है, CH3, CH2 और CH2, ठीक है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है। तो अब असूलन तो ये होना चाहिए था ना कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिले वो मिले एन प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, इसके साथ लगे आगे बेंजीन। ठीक है, और ये एन प्रोपाइल बेंजीन आपको मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि ये जो है ना, इसको थोड़ा सा ना बड़ा करके ड्रॉ करते हैं ताकि क्लियर समझ आए। ये कार्बन था, ठीक है, ये था कार्बन, ये इसके दो लगे हुए हाइड्रोजन। ठीक है, अब होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज जब इस कार्बन पर आया, ये मिथाइल है, ये CH है, ये CH3 है। ठीक है, और ये इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है? इसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये जो कार्बोकेटाइन है दैट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है,
अब ये जो रीअरेंजमेंट होती है कार्बोकटाइंस में, इस पे प्रॉपर हम लोग टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस में। यहाँ पर ये हुआ बेसिकली कि देखो, जब पॉसिबल होती है ना रीअरेंजमेंट, होती कब है रीअरेंजमेंट? तब होती है जब पॉसिबिलिटी हो कि उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बन सकता है। अब यहाँ पर देखो, ये कौन सा कार्बन एटम था? 1 डिग्री कार्बन एटम था, 1 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री कार्बन एटम जो है उसके ऊपर जो कार्बोकटाइन बना है वो है प्राइमरी कार्बोकटाइन। अब यहाँ पे 2nd डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट था, इसका मतलब 2 डिग्री कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो वो अपना प्रोटॉन इसको देके हाइड्रोजन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले आता है, और यहाँ पे 2nd डिग्री का कार्बोकटाइन मिल जाता है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। अब जब आप यहाँ पर एन प्रोपाइल हैलाइड को यूज़ करोगे, एन प्रोपाइल हैलाइड, तो उससे जो मिलने वाला आपको प्रोडक्ट होगा ना, वो एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं होगा, वो होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पे बेंजीन लगेगा, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन लगेगा, और ये कौन सा होगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये बात जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है, जो कि था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन। अब हम चलने लगे हैं जी अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन का रिएक्शन अब हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। अब एसाइलेशन में क्या होता है? एसाइलेशन में ये होता है कि एसाइल ग्रुप यूज होता है, ठीक है। अब एसाइल हैलाइड आप यूज करोगे, या एसाइल हैलाइड कह लो या एसिड हैलाइड कह लो, ठीक है। तो एसिड हैलाइड यूज कर सकते हो, यानी R≡C≡O विद X, ठीक है, दिस इज व्हाट एसिड हैलाइड। और या फिर इसमें एक और पॉसिबिलिटी है जो बुक्स में लिखी हुई है, जिस तरह BTB हो गई और FTB का ओल्ड एडिशन हो गया, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाला जो एनहाइड्राइड्स होते हैं ये भी यूज़ किए जा सकते हैं फॉर व्हाट? फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ठीक हो गया। तो ये बात आपने क्या रखनी है? याद रखनी है। चलो जी, मैं आपको इसीलिए पहले बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे तो जो जनरली यूज़ होता है वो होता है एसाइल हैलाइड। अब यहाँ पर ये होगा कि AlCl3 वही कैटलिस्ट होगा, और आपको ये जो इसाइल ग्रुप है ना, इसका ये X के साथ बॉन्ड ये ही टूटेगा, ठीक है। पहले ये था कि इसाइल की जगह R था सिर्फ एल्काइलेशन में, अब यहाँ पे इसाइल है पूरा, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो है वो RC डबल बॉन्ड O का ये जो C डबल बॉन्ड O विद ये R, ये बेसिकली जो है वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और ये क्या है? बेसिकली एक अदद कीटोन बन गया, ठीक है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ अल्काइल या एराइल लगा हुआ है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज एन एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है वो भी हम डील करते हैं। AlCl3 उसी तरह, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O X उसी तरह यहाँ लिख दो, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O विद X, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? आपको पता है कि एसाइलियम आयन जनरेट कराना है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ये होता है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, प्लस AlCl4 नेगेटिव है जी, AlCl4 नेगेटिव है, क्योंकि X की जगह यहाँ पे लिख दो Cl, ठीक है, क्योंकि AlCl3 यूज़ कर रहे हो ना, X की जगह क्या लिख दोगे आप? Cl लिख दोगे नेगेटिव। तो ये आपके पास जो है बेसिकली बन गया, ठीक है। अब आप ये करोगे कि जो ये RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर ये पाई बॉन्ड करेगा जाके अटैक, ठीक है। इसको ना हम लोग इस तरह करके लिख लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O, ये इसके ऊपर है जी पॉजिटिव चार्ज, और ये है जी R, तो इसके ऊपर जाके इसने किया अटैक। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया, तो अब ये C डबल बॉन्ड O विद R है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O विद R है, और ये C डबल बॉन्ड O विद R है, ठीक है। अब ये आपका था बेसिकली सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये इसमें उसी तरह हर रिएक्शन की तरह रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो आपको स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O विद R। अब यहाँ पर अगेन उस प्रोटॉन को किसी ने एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए अगेन यहाँ पे ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ना, यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज है वो जाके अटैक करेगा, और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके AlCl3 बना लेगा, साथ HCl बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो AlCl4 का एक Cl है वो H को लेगा ना, तो HCl बन जाएगा, और साथ यहाँ पर R नहीं बनेगा, यहाँ पर ये जो बेंजीन के साथ R लगा है ये पिछले रिएक्शन में था, अब जो है वो C डबल बॉन्ड O विद R, ठीक है। तो ये एक अदद एरोमेटिक कीटोन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हम लोग डील कर लेते हैं जी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगेन जो कैटलिस्ट था वो था AlCl3, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है तो यहाँ पे AlCl3 ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर होगा एसाइलियम आइन, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O विद पॉजिटिव चार्ज। एसाइलियम आइन इज व्हाट? द इलेक्ट्रोफाइल। और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कौन करता है? वो यहाँ पर
टेट्रा क्लोरो एल्यूमिनेट कह लो। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, व्हाट इज दैट? दैट इज एन एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन। अब जो एरोमेटिक कीटोन बनता है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, वो अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। अब सिमेट्रिक कब होगा और अनसिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक तब होगा कि देखो, जब ये वाला क्या है, यहाँ पर फिनाइल लगा हुआ है, और अगर ये आर ग्रुप भी फिनाइल हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स है, यहाँ पर भी ये एक अदद फिनाइल लगा होता, ठीक है, और साथ सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, तो फिर ये क्या होता बेसिकली, फिर जो प्रोडक्ट हमें मिलता दैट वुड बी अ सिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, दैट वुड बी अ सिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन। कैसे कि ये देखो, ये एक बेंजीन है जी, ये कार्बोनाइल है जी, और इसकी दूसरी तरफ भी एक और बेंजीन लगा हुआ है, तो फिर ये कौन सा होगा? सिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन। और अगर आर इसके अलावा कोई भी हो तो फिर वो कौन सा होगा? अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो है ना इसाइलियम आइन, ठीक है, ये वाला जो आइन है इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। ठीक है, इसमें ऑलरेडी रेजोनेंस चल रही है, रेजोनेंस स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट जो है वो टेक प्लेस नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रेजोनेंस हो रही है। अब रेजोनेंस हो कैसे रही है इसको भी हम देख लेते हैं जी। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आपको मैंने बताया भी था, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तीन चीज़ें आगे अल्टरनेट कर रही हैं ना। अब होगा ये कि ये जो लोन पेयर है ना, बेसिकली ये लोन पेयर जो है ये जाएगा इस पर, शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा जी? आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये, और यहाँ पर क्या आ गया जी? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ का लोन पेयर निकल गया, ठीक है, और ये वाला जो पॉजिटिव है वो ख़त्म हो गया, तो ये आपस में क्या करते रहते हैं? अल्टरनेट। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है विद इन द इसाइलियम आइन। तो ये हम लोगों ने बेसिकली आज सीखा। क्या सीखा भाई? आज हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो क्यों होते हैं, और उनकी क्या फर्दर सब टाइप्स हैं, और हर सब टाइप क्या फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन है जो कि रिक्वायर्ड है। अब हम लोग एक तरह की समरी करने जा रहे हैं, आपने बड़ी गौर से वो समरी सुननी है, बहुत स्पीड में करेंगे। ये देखें जी, तो अब हम समरी करते हैं जी। रिएक्शंस हमने कौन कौन से पढ़े? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। साइड रिएक्शन क्या था? हेलोजिनेशन में याद करो X2 था, ठीक है, X2 बॉन्ड ब्रेक करता है, एक जो है वो X पॉजिटिव बनाता है और वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और कैटलिस्ट क्या होता है? AlX3। अब ये याद रखना है कि AlX3 यहाँ पर भी होता है और AlX3 यहाँ पर भी होता है, फ्रीडल क्राफ्ट के दोनों रिएक्शंस में और हेलोजिनेशन में। सिर्फ नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में चेंज होता है। अब नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में कैटलिस्ट कौन होता है? दोनों में H2SO4 होता है, तो कैटलिस्ट तो आपको डायरेक्ट याद हो गए कि 3 में तो AlX3 है और 2 में H2SO4 है। ठीक है, साइड रिएक्टेंट अब कैसे याद करना है? हेलोजिनेशन में आपको पता है X प्लस आइन है, हेलोनियम आइन है या हेलोजीनियम आइन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऑब्वियस बात है X2 में से निकलेगा। नाइट्रेशन में ऑब्वियस बात है HNO3 आपको पता होगा, सल्फोनेशन में H2SO4, ये बातें नहीं भूलती। फ्रीडल क्रैश एल्काइलेशन में और एसाइलेशन में क्या होगा? ये भूल जाता होता है कभी कभी। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाना है, यहाँ पर R प्लस बनाना है, तो आपको क्या यूज करना है? साथ हेलोजन। ये याद रखना है, फ्रीडल क्रैश एल्काइलेशन में हेलोजन लाजमी होता है, ठीक है, और हेलोजन जब यूज होगा तो फिर उसके साथ यहाँ पे कार्बोकेटाइन होगा R, और यहाँ पे होगा एसाइलियम आइन होगा, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया साइड रिएक्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, ये हो गया जी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। कैटेलिस्ट हम लोगों ने कर लिए। अब इलेक्ट्रोफाइल के नाम एक दफ़ा देख लेते हैं, हेलोजीनियम आइन या हेलोनियम आइन, नाइट्रोनियम आइन, ठीक है, नाइट्रोसोनियम नहीं, नाइट्रोसोनियम इज NO पॉजिटिव, और अगर NO2 पॉजिटिव हो तो नाइट्रोनियम, ठीक है। SO3 इज व्हाट कॉल्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड, R plus is carbocation and RC double bond O plus is एसाइलियम आइन, दैट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर हेलोजिनेटिंग एजेंट है, यहाँ पे नाइट्रेटिंग एजेंट है, यहाँ पर सल्फोनेटिंग एजेंट है, यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट है, और यहाँ पे एसाइलेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये इस पूरे की समरी थी जो आज हम लोगों ने कंप्लीट समझा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।